हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम प्रदीप सिंह है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल केपी आर्य एजुकेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, केपी आर्य एजुकेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो जिलेवार सीरीज चला रहा है, उस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला डिंडोरी जिले के बारे में। डिंडोरी जिले का एक विस्तृत अध्ययन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो महत्वपूर्ण जिला है डिंडोरी जिले के विषय में बेसिक से चीज़ें हम समझेंगे। उन बिंदुओं की बात करते हैं सबसे पहले जिन बिंदुओं पर हमें एक चर्चा करनी है। तो चलिए देखते हैं कि डिंडोरी जिले के विषय में हम कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन बिंदुओं को एक दृष्टि से देख लेते हैं। तो डिंडोरी जिले में कौन कौन से बिंदु हैं और जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, उनकी एक आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके गठन को लेकर। और गठन से संबंधित चूंकि विभिन्न प्रकार के जिलों से संबंधित प्रश्न बनते ही हैं, तो इसमें भी हम देखेंगे इसके गठन के विषय में कि इसका गठन कब हुआ और किस जिले से पृथक होकर हुआ। फिर इसके पश्चात हम बात करेंगे इस जिले के विषय में इसकी स्थिति को लेकर, मतलब कि मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति किस प्रभाग में है या किस क्षेत्र में यह स्थापित है। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत यह स्थापित है या स्थित है। इसके पश्चात हम डिंडोरी जिले में अगला जो बिंदु डिस्कस करेंगे इसके भूगोल को लेकर। इसके भूगोल के अंतर्गत हम बात करेंगे कि इसके भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें कि भौगोलिक दृष्टि से डिंडोरी जिला क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि कौन कौन से बिंदु हैं भौगोलिक दृष्टि से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे इस जिले के पर्यटन के विषय में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक अगर आप देखेंगे इस जिले में तो यह पर्यटन की दृष्टि से ही बड़ा महत्वपूर्ण जिला या बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। ठीक, इसके पश्चात पर्यटन में भी हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे। पर्यटन में भी हम बात करेंगे यहाँ पर जो पाया जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है उसके विषय में। इसके पश्चात हम बात करेंगे यहाँ के जलप्रपातों के बारे में कि वह कौन कौन से जलप्रपात हैं। और इसके पश्चात हम बात करेंगे यहाँ पर की गुफाओं के बारे में। और इसके पश्चात हम बात करेंगे यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में। तो इतने बिंदु हमें चर्चा करने हैं पर्यटन के अंतर्गत। इसके पश्चात जो हमारा अंतिम बिंदु होने वाला है इस जिले से रिलेटेड, वो होने वाला है फैक्ट, यानी कि वह कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हम लास्ट में जो कुछ बचेगा इस जिले के विषय में, वो सारी चीजें हम अंतिम में फैक्चुअल चीजें जो बचेंगी उन चीजों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गठन को लेकर कि डिंडोरी जिले का गठन कब हुआ और यह किस जिले से पृथक होकर बना था। तो इस जिले के गठन के विषय में आपको बता देता हूं। डिंडोरी जिले का गठन मंडला जिले से पृथक कर किया गया था। मंडला जिले से पृथक कर इस जिले का गठन किया गया है। इस जिले का गठन हुआ 25 मई 1998 को। 25 मई 1998 को मंडला से पृथक होकर एक जिला बना मध्य प्रदेश का। उस जिले का नामकरण किया गया डिंडोरी जिला। अब डिंडोरी जिला चूंकि पहले यह मंडला का हिस्सा था, कहा जाता है कि 1951 तक यह डिंडोरी जिला रामगढ़ के नाम से जाना जाता था। रामगढ़ के नाम से यह प्रचलित था। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई डिंडोरी जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो डिंडोरी जिले का प्राचीन नाम क्या मिलेगा भाई आपको? रामगढ़ मिलेगा, जो कि एक मंडला की तहसील के रूप में कार्य करता था। यानी कि डिंडोरी जिला जो था, डिंडोरी जिला जिले बनने से पूर्व किसकी तहसील के रूप में कार्य कर रहा था? मंडला जिले की तहसील के रूप में कार्य कर रहा था। तो ये तो हो गई इसके गठन के विषय में। यानी अगर आपसे गठन के बारे में पूछा जाए इसका गठन कब हुआ था, तो 25 मई 1998 को मंडला से अलग कर एक जिला बनाया गया जिसे डिंडोरी कहा जाता है। और 1951 तक या इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ ले तो इसका प्राचीन नाम आपको रामगढ़ मिलेगा। और यह जिला बनने से पूर्व मंडला जिले की एक तहसील के रूप में कार्य कर रहा था। अब हम बात करते हैं कि यह जो मंडला जिला है, मंडला जिले का संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है, यानी यह किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो मंडला जिले के विषय में आपको बता दूं कि यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है।
जबलपुर संभाग में आता है। यह किस संभाग में आता है भाई? इसका संभागीय मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा जबलपुर। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि सन 2012 से पहले यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता था। यानी यह जबलपुर संभाग में कब शामिल हुआ भाई? 2012 में। तो अब प्रश्न उठता है कि सर ये 2012 में जब जबलपुर संभाग में सम्मिलित हुआ तो इससे पहले किस संभाग में सम्मिलित था? तो ध्यान रखना है आपको कि यह जबलपुर संभाग में सम्मिलित होने से पूर्व शहडोल संभाग के अंतर्गत आता था। शहडोल संभाग में यह सम्मिलित था और 2012 में इसे जबलपुर संभाग में सम्मिलित कर लिया गया। तो आपको यहाँ से कितने प्रश्न संभावित हैं? सबसे पहले इसके गठन को लेकर, इसका गठन कब हुआ? 25 मई 1998 को। किस जिले से पृथक होकर बना है? किस जिले से अलग होकर बना है? ये मंडला जिले से अलग होकर बना है। फिर इसके पश्चात अगला प्रश्न बनेगा, इसका प्राचीन नाम क्या है भाई? तो इसका प्राचीन नाम रामगढ़ है और यह मंडला जिले की एक तहसील के रूप में कार्य कर रहा था। अब ये बिंदु हमारा एक कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं इसकी स्थिति को लेकर, यानी जो हमारा दूसरा बिंदु है। ठीक, तो दूसरे बिंदु के बारे में हम बात करते हैं जिस स्थिति के विषय में बताता है। तो हम बात करते हैं डिंडोरी जिले की स्थिति को लेकर। क्या प्रश्न बनेंगे आपसे? तो स्थिति अगर आप देखेंगे कि मंडला जिले की डिंडोरी जिले की, तो आप मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको देखेंगे तो यह आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड क्षेत्र में। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर आप बात करेंगे कि भाई जो डिंडोरी जिला है वह किस प्रभाग के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार से आपको यह इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सा जिला है भाई? डिंडोरी जिला। कौन सा जिला है? डिंडोरी जिला, जो कि छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है। तो डिंडोरी जिला अपनी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? तो डिंडोरी जिला अपनी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साझा करता है। आगे अगर हम बात करें कि स्थिति को लेकर ही कि भाई स्थिति में आगे इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से, तो इसके पड़ोसी जिले में क्योंकि आपको पता है कि इसके पड़ोसी जिले में सबसे पहला जो जिला होगा वो कौन सा होगा भाई? मंडला, क्योंकि मंडला से ही ये पृथक होकर बना है। मंडला के अलावा वह कौन कौन से जिले हैं? मंडला के पश्चात आपको ध्यान रखना है उमरिया। उमरिया भी इसके पड़ोसी जिले के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बालाघाट, बालाघाट भी किसके अंतर्गत आता है? इसके पड़ोसी जिले के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे जबलपुर, तो जबलपुर भी किसके पड़ोसी जिला के अंतर्गत आता है भाई? डिंडोरी जिले के अंतर्गत, पड़ोसी जिलों के अंतर्गत आता है। तो अगर हम देखें तो मंडला, उमरिया, बालाघाट और जबलपुर, यह 4 जिले आपको देखने को मिलेंगे जो डिंडोरी जिले के पड़ोसी जिले के रूप में स्थापित हैं। अब हम बात करते हैं इसके अन्य चीजों के बारे में, आगे चलते हैं डिंडोरी जिले में, आगे देखते हैं कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आगे अगर हम बात करें तो मंडला जिले में आगे की चीजें कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल की, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भौगोलिक दृष्टि से यह जो जिला है अति महत्वपूर्ण जिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भौगोलिक बिंदु से ये बड़ा महत्वपूर्ण जिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। सबसे पहले भौगोलिक दृष्टि से इससे ये प्रश्न क्या बनेगा आपका? भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो डिंडोरी जिला एक पहाड़ी जिला है, पहाड़ी क्षेत्र में आता है। ठीक, इसके पश्चात आगे अगर हम बात करें डिंडोरी जिले में, तो डिंडोरी जिले में सबसे महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, वह कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे प्रमुख नदी की अगर हम बात करें तो डिंडोरी जिले में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो आपको देखने को मिलेगी वह मिलेगी नर्मदा नदी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि यह नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र में,
तो नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाला जो जिला है वो डिंडोरी है। इसके अलावा भी कौन कौन सी नदी है, इसके अलावा भी आपको एक नदी देखने को मिलेगी यहाँ पर, बुधना नदी। तो यहाँ की इस जिले की दो प्रमुख नदी है ना, एक और है जिसको कहते हैं बूढ़ानेर नदी। तो ये जो नदी है, ये तीन नदी आप लोगों को मुख्य रूप से देखने को मिलेगी, नर्मदा नदी, बुधना नदी और बूढ़ानेर नदी। तो ये तीन नदी आपको किस जिले में देखने को मिलेंगी भाई, डिंडोरी जिले में देखने को मिलेगी। भौगोलिक दृष्टि से सबसे पहले हमने देखा कि यह जो जिला है एक पहाड़ी जिला है, पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा, इसके पश्चात हम अगर बात करें तो नदियां, नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बुधना नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है, बूढ़ानेर नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ की मिट्टी के विषय में। यहाँ की मिट्टी आपको किस प्रकार की देखने को मिलेगी। तो यहाँ की मिट्टी की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी बेटा, लाल पीली मिट्टी। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। और लाल पीली मिट्टी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। और लाल पीली मिट्टी में जो इस क्षेत्र में जो फसल का उत्पादन होता है वो कोदो और कुटकी का ये जो क्षेत्र है, कोदो कुटकी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, कोदो कुटकी। तो इस क्षेत्र में आपको कौन सी फसल देखने को मिलेगी, मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से कोदो और कुटकी। तो हमने देखा भौगोलिक बिंदु में, भौगोलिक पॉइंट में, यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरा, इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो है नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बुधना नदी, बूढ़ानेर नदी। मिट्टी की हम बात करें तो मिट्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। जो इस क्षेत्र में जो प्रमुख फसल के रूप में प्रचलित फसल है वो है कौन सी, कोदो और कुटकी। आगे अगर हम बात करें इस जिले में, तो इस जिले में आगे अगर हम देखें तो खनिज, तो खनिज के रूप में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में कोयला खनिज का उत्पादन यहाँ पर इस क्षेत्र में होता है, कोयला का उत्पादन होता है। और कोयला भी किस क्षेत्र में होता है, यहाँ पर इस क्षेत्र में सिंहवा क्षेत्र, सिंहवा तहसील यहाँ की, जो किस खनिज का उत्पादन करती है भाई, कोयला खनिज का उत्पादन करती है। तो भौगोलिक बिंदु में नदियों के बारे में देखा, मिट्टियों के बारे में देखा, खनिज के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र में रहने वाली जो प्रमुख जनजाति है उन जनजातियों के बारे में। क्योंकि डिंडोरी जिला एक जनजाति बहुल जिला है और यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से दो जनजातियां देखने को मिलेंगी। और वह दो जनजाति कौन सी है, आपको इस जिले में प्रमुखता रूप से जो जनजाति देखने को मिलेगी, क्योंकि यह जनजाति बहुल क्षेत्र है, जनजाति बहुल क्षेत्र डिंडोरी जिला जनजाति बहुल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको प्रमुख रूप से जो जनजाति मिलेगी, दो जनजाति आपको देखने को मिलेगी खासतौर पर, एक है बैगा और दूसरी जो आपको देखने को मिलेगी गोंड जनजाति। ये दो जनजाति प्रमुख रूप से आपको डिंडोरी जिले में देखने को मिलेगी। इसमें प्रमुखता अगर आप दोनों में से प्रमुख भी अगर आप बात करेंगे तो कौन सी देखने को मिलेगी भाई, बैगा। तो बैगा जनजाति के विषय में आपको मैं बता देता हूँ डिंडोरी जिले में कि यहाँ की जो बैगा जनजाति है उसे राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त है। तो क्वेश्चन आपसे सीधा सा बनेगा कि भाई किस जिले के बैगाओं को राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त है, तो किस जिले की मिलेगा आपको, डिंडोरी जिले की। आगे अगर हम बात करें तो बैगा जनजाति की यहाँ की जो महिलाएं हैं, क्योंकि बैगा जनजाति को आप जानते हैं कि बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो विश्व की सबसे गुदना प्रिय
महिलाएं, बैगा जनजाति की महिलाएं होती हैं। विश्व की सबसे गोदना प्रिय महिलाएं बैगा जनजाति की होती हैं। और यहाँ की जो महिलाओं के विषय में अगर आपसे आगे बात करूं मैं, तो यहाँ की महिलाओं के विषय में कहा जाता है, जो अगला बिंदु है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मंडला में है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में गाइड के रूप में कार्य करती हैं, गाइड के रूप में कार्य करती हैं। और बैगा जनजाति का एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बैगा जनजाति के विषय में आपको ध्यान रखना है पतंगड़। तो ये एक प्रश्न है कि भाई पतंगड़ क्या चीज है भाई, तो पतंगड़ एक चित्रकारी है जो कि वो किस जनजातियों में प्रचलन में देखने को मिलेगी, आपको बैगा जनजाति में प्रचलन में देखने को मिलेगी। तो बैगा जनजाति के विषय में आपको कौन कौन सी चीजें डिंडोरी से संबंधित याद रखना है कि देखिए भाई, डिंडोरी एक जनजाति बहुल क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ पर दो प्रमुख जनजाति देखने को मिलेगी, एक गोंड जनजाति देखने को मिलेगी, दूसरी बैगा जनजाति आपको देखने को मिलेगी। आगे अगर हम बात करें तो बैगा, यहाँ के बैगाओं को राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद विश्व की सबसे गुदना प्रिय जनजाति, विश्व की सबसे गुदना प्रिय महिलाएं किस जनजाति की हैं भाई, बैगा जनजाति की। इसके पश्चात यहाँ की जो महिलाएं हैं, यानी बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं, वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में गाइड के रूप में भी कार्य करती हैं। और आगे अगर हम बात करें तो बैगा जनजाति में एक चित्रकारी है जिसे पतंगड़ के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे अन्य चीजों की। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगले बिंदु की। तो अगले बिंदु में हम बात करते हैं इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज इस क्षेत्र का जो है पर्यटन। तो अब हम बात करेंगे डिंडोरी जिले के पर्यटन के विषय कि भाई पर्यटन की दृष्टि से यह जो जिला है बहुत धनी जिला है। और कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र हैं डिंडोरी जिले में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि डिंडोरी जिले में सबसे पहले पर्यटन की दृष्टि से देखें तो एक राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान में रखना है। उस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो एक प्रश्न आपका ये बनकर तैयार होता है कि भाई घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो घुघुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, डिंडोरी में स्थित है। इसी घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान को हम कहते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं भाई, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भाई, यह डिंडोरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में कुल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है भाई, तो मध्य प्रदेश में कुल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 2 है। एक हमारा धार में है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा डिंडोरी में है जिसे घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और ये आगे अगर हम बात करें कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 5 मई 1983 को, 5 मई 1983 को घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता मिली। और कहा जाता है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दुनिया के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म। यह जो राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है जीवाश्म के लिए, विश्व के सबसे प्रसिद्ध सबसे प्राचीन जीवाश्म, जिसमें हम बात करेंगे डायनासोर के अंडे की। अगर आपसे पूछा जाए कि डायनासोर के अंडे का जीवाश्म, डायनासोर के अंडे का जीवाश्म कहाँ पर किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा, तो वो है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। और ये डायनासोर के अंडे का जीवाश्म लगभग कहा जाता है कि 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है। तो इतना प्राचीन जीवाश्म आपको देखने को मिलेगा
घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान में, जिसकी स्थापना हुई थी 5 मई 1983। इसके अलावा नीलगिरी, जिसे हम यूकेलिप्टस के नाम से भी जानते हैं, नीलगिरी के भी जीवाश्म आपको देखने को मिलेंगे। और नीलगिरी के जीवाश्म में अन्य कौन कौन से महाद्वीप में देखने को मिलेंगे? नीलगिरी के जीवाश्म आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। तो इससे यह ज्ञात होता है कि जो मध्य प्रदेश का ये जो गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह प्रभाव कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ रहा होगा। जब हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं महाद्वीप के विस्थापन के सिद्धांत, उसमें हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक, तो आपसे यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में, स्थापना कब हुई? 5 मई 1983 को। यहाँ पर किन चीजों के जीवाश्म है भाई? डायनासोर के अंडे के जीवाश्म और नीलगिरी के जीवाश्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता में ध्यान रखना है आपको, 1970 में इसकी खोज की थी डॉक्टर धर्मेंद्र ने इस क्षेत्र की खोज की थी। इस क्षेत्र में जो आज राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित है, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जिसे हम जानते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें इस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं के बारे में, तो इस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता में अगर हम देखें तो यह इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर, मात्र कितना है इसका क्षेत्रफल? 0.27 वर्ग किलोमीटर। और इतने कम क्षेत्रफल के साथ यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर आपसे प्रश्न बने तो वह है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी जिले में स्थापित है, जिसकी स्थापना 5 मई 1983 को की गई। जिसके खोजकर्ता डॉक्टर धर्मेंद्र हैं 1970 में, जिन्होंने इसकी खोज की थी, और जो डायनासोर के अंडे के जीवाश्म के लिए विश्व भर में जाना जाता है। तो ये इसके बारे में हमने देखा कि भाई पर्यटन में जो पहला पॉइंट था हमारा राष्ट्रीय उद्यान, वो कंप्लीट होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे इस क्षेत्र के अन्य और कौन कौन से पर्यटन हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करते हैं अगले पर्यटन के बारे में, अगले पर्यटन क्षेत्र के बारे में। तो अगले पर्यटन क्षेत्र में हम बात करते हैं रामगढ़ की, क्योंकि डिंडोरी का प्राचीन नाम रामगढ़ है। और रामगढ़ में आपको ध्यान में रखना होगा कि रामगढ़ रानी अवंतीबाई की कर्मभूमि मानी जाती है। रानी अवंतीबाई की कर्मभूमि, और रानी अवंतीबाई की कर्मभूमि के साथ साथ इनकी एक सहायिका भी थी। इनकी सहायिका गिरधारी बाई। इन दोनों की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है रामगढ़। तो रानी अवंतीबाई की कर्मभूमि और उनकी सहायिका गिरधारी बाई की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है रामगढ़। तो और रामगढ़ में इन दोनों की समाधि आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर है, तो वो है भाई रामगढ़ में। अभी हम बात करेंगे रानी अवंतीबाई के बारे में, आगे चलकर जब यहाँ के व्यक्तित्वों के बारे में देखेंगे कि रानी अवंतीबाई का इस क्षेत्र से कैसा संबंध था। तो रामगढ़ में अगर डिंडोरी में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पर्यटन क्षेत्र में कि रानी अवंतीबाई की समाधि या कर्मभूमि किसे माना जाता है, रामगढ़ को माना जाता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं अगले पर्यटन के बारे में। अगले पर्यटन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं
इस क्षेत्र के प्रमुख जलप्रपात की, यानी डिंडोरी जिले में कौन कौन से वह जलप्रपात हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आजकल छोटे छोटे बिंदुओं से ही प्रश्न बन रहे हैं, तो इन छोटे छोटे बिंदुओं को हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे और इन सभी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं इस क्षेत्र के जलप्रपात कौन कौन से जलप्रपात हैं। ठीक है, तो जलप्रपात में सबसे पहले हम बात करेंगे डगोना जलप्रपात की। डगोना जलप्रपात, तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनकर तैयार होता है कि डगोना जलप्रपात सबसे पहले तो भाई किस जिले में स्थित है, तो डगोना जलप्रपात डिंडोरी जिले में स्थित है। अब यहाँ पर ये नामकरण क्या है भाई, डगोना जलप्रपात, आप देखेंगे कि ये जो डगोना जलप्रपात है, ये डगोना इसके नामकरण कैसे हुआ, तो अगर आप इसे देखेंगे तो इसका विभाजित करेंगे तो इसमें एक शब्द देखने को मिलेगा डग, और डग का मतलब होता है क्या, कदम। क्या होता है बेटा, डग, डग मतलब होता है कदम। अगर आप देखें कि ये जो डगोना जलप्रपात, अगर जब आप कहीं अभी घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो जलप्रपात है ये बुधना नदी पर है, बुधना नदी पर, चूंकि हमने पढ़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हुआ है कि बुधना नदी डिंडोरी जिले में प्रवाहित होती है। और बुधना नदी के विषय में कहा जाता है कि ये यहाँ पर दो चट्टानों के बीच में बहती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर दो चट्टानों के बीच में इस प्रकार से बहती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है कि आप एक डग यानी कि एक कदम से क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। इसलिए इस जलप्रपात का नाम क्या है भाई, आप देखेंगे क्या नाम है, डगोना, मतलब एक कदम या एक डग में पार करने वाला ये जलप्रपात है। ये इस प्रकार से यहाँ नदी बहती है, इस प्रकार से ये जलप्रपात है, इस प्रकार से। तो ये जलप्रपात कौन सा है भाई, डगोना। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो अगला जलप्रपात कौन सा होगा यहाँ का, आगे जो अगला जलप्रपात है जो डिंडोरी जिले से संबंधित है उस जलप्रपात की बात करते हैं। अच्छा, डगोना जलप्रपात की आगे एक और विशेषता है, ध्यान रखिएगा, इसे मिनी धुआंधार कहा जाता है। मिनी धुआंधार मतलब इसकी तुलना की गई है जो नर्मदा नदी में जबलपुर में जो जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, उससे तुलना की गई है। तो मिनी धुआंधार के रूप में प्रचलन में जो नाम से जाना जाता है वह जलप्रपात कौन सा है, तो वह जलप्रपात कौन सा है, डगोना जलप्रपात, जो कि डिंडोरी जिले में आता है। तो आप उसे बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं, डा से डिंडोरी, डा से डगोना। ठीक, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो अगले जलप्रपात की, तो यहाँ का जो अगला जलप्रपात है वो है देवनाला जलप्रपात। देवनाला जलप्रपात। ठीक, तो पहला जलप्रपात हो गया हमारा डगोना, दूसरा जलप्रपात हो गया हमारा कौन सा भाई, देवनाला। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो अगला कौन सा जलप्रपात होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगला जलप्रपात नेवासा जलप्रपात। नेवासा जलप्रपात, तो नेवासा जलप्रपात भी कहाँ पर है, यह भी भाई डिंडोरी जिले में स्थित है। ठीक, इसके पश्चात और जलप्रपात देवनाला जलप्रपात, देवनाला जलप्रपात। और ये जो देवनाला जलप्रपात है यही है बूढ़नेर नदी पर, बूढ़नेर नदी पर। तो बूढ़नेर नदी पर जब ये बूढ़नेर नदी कहा जाता है कि ये इस क्षेत्र से बहती है, तो यहाँ पर आपको पत्थरनुमा दो संरचना है, ये पत्थरनुमा संरचना से इस प्रकार भी आकार के शेप में यहाँ पर से जल बरसता है, जल गिरता है। ये जो जलप्रपात है ये कौन सा है भाई, देवनाला जलप्रपात। ठीक, तो ये जलप्रपात अगर आपसे पूछ ले कि देवनाला जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो देवनाला जलप्रपात किस जिले में स्थित है भाई, ये स्थित है हमारा डिंडोरी जिले में। तो जलप्रपातों की हमने बात की, कौन कौन से जलप्रपात है, डगोना, ठीक, इसका अर्थ होता है डग, डग मतलब होता है एक कदम में। इस जलप्रपात को आप आसानी से पार कर सकते हैं, बोधना नदी पर है, इसे ही उपनाम दिया जाता है मिनी धुआंधार। देवनाला जलप्रपात
अगला प्रश्न आपसे बनेगा, देवनाला जलप्रपात कहाँ स्थित है? डिंडोरी में। ठीक, नेवासा जलप्रपात कहाँ पर है भाई? ये भी कहाँ पर है? डिंडोरी में। ठीक, तो ये इतने महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं किस कहाँ पर? डिंडोरी में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं अगले पर्यटन की। तो अगले पर्यटन में हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रमुख रूप से गुफाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको दो प्रमुख गुफाएं याद रखनी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिंडोरी जिले की सबसे पहले तो घोड़ा मोड़ा की गुफा, घोड़ा मोड़ा की गुफा। ये जो घोड़ा मोड़ा की गुफा है ये प्राक ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। प्राक ऐतिहासिक काल की जो गुफा है घोड़ा मोड़ा, ये कहाँ पर स्थित देखने को मिलेगी? आपको डिंडोरी जिले में देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला जो अगली गुफा है यहाँ की, वो गुफा है जामवंत गुफा। जामवंत गुफा। तो ये दो गुफाएं आपको खास तौर पर याद रखनी है, एक घोड़ा मोड़ा की गुफा और दूसरी जामवंत गुफा, है ना। तो घोड़ा मोड़ा की गुफा और जामवंत की गुफा ये डिंडोरी जिले में है। आगे अन्य पर्यटन स्थल की हम बात करें तो इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मंदिर एक देखने को बड़ा मिलेगा जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में आपको देखने का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। अगर इस मंदिर की महिमा समझनी है तो आपको इस शब्द को विच्छेदित करके आप इसकी महिमा समझ सकते हैं, या इसे ही कहते हैं कुकुरमठ, कुकुरमठ मंदिर। तो ये जो मंदिर है ये कहा जाता है कि कलचुरी शासकों ने बनवाया था, और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसी कुत्ते का ऋण उतारने के लिए करवाया गया था, इसलिए इस मंदिर को नाम मिलता है ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। ठीक, तो ये हमारा पर्यटन स्थल में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने देखा यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, फिर इसके पश्चात हमने देखा यहाँ के जलप्रपात के बारे में, फिर इसके पश्चात हमने देखा यहाँ की गुफाओं के बारे में, और हमने देखा यहाँ के मंदिरों के बारे में। ठीक, आगे हम बात करते हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे अन्य चीज़ों को भी देखेंगे। चलिए, तो आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। और महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले हम बात करते हैं डिंडोरी जिले के विषय में। जो पहला तथ्य आपको याद रखना है कि डिंडोरी जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछ ले तो वह मिलेगा आपको डिंडोरी। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। अब प्रश्न यह उठता है कि ये जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व को समझिए आप। जनसंख्या घनत्व मतलब आप इसको एक लाइन में अगर परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है भाई? जनसंख्या घनत्व। मतलब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं वही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है। तो कितना है? 94। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति मिलेंगे? मात्र 94। तो अब प्रश्न उठता है कि सर तब न्यूनतम है तो यहीं पर आप हमें ये बता दीजिए कि सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको भोपाल, 855। जब हम भोपाल पढ़े थे, जब आपने देखा होगा। इसके पश्चात अगला जो फैक्ट आपको यहाँ से संबंधित याद रखना है, ध्यान रखना है कि सर्वाधिक ग्रामीण
जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी आपको देखने को मिलेगा कौन सा भाई, डिंडोरी। कितना है यहाँ पर का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग ग्रामीण यानी गांव में रहवास करते हैं। कितना है भाई, यहाँ पर लगभग 95.50% है ना, मतलब 95.5% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं यानी गांव में रहते हैं। अगले फैक्ट की अगर हम बात करें तो अगले फैक्ट में आपको ध्यान रखना है डिंडोरी के विषय में कि डिंडोरी जिला जो है वो है न्यूनतम सिंचाई वाला जिला। मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम सिंचाई वाला जिला अगर आपको पूछा जाए तो सबसे न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा मिलेगा भाई, आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा डिंडोरी। तो न्यूनतम सिंचाई मतलब सबसे कम सिंचाई वाला जिला आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है भाई, हमारा डिंडोरी जिला। अब सिंचाई से संबंधित ध्यान रखना है, यहाँ पर एक परियोजना है बिलगांव परियोजना। बिलगांव परियोजना सिंचाई से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिलगांव परियोजना किस जिले में है तो बिलगांव परियोजना आपको देखने को मिलेगी डिंडोरी जिले में आपको देखने को मिलेगी। आगे अगर हम बात करें तो अगला फैक्ट इससे संबंधित ध्यान रखना है कि लिंगानुपात में अगर आप देखेंगे तो डिंडोरी जिले का स्थान चौथा है पूरे मध्य प्रदेश में। इसका लिंगानुपात कौन से क्रम पर है भाई, चौथे क्रम पर है ना। 3 तो मोस्टली सभी को याद है लेकिन आपको चौथे का भी इसको याद रखना है। तो चौथे नंबर पर आता है डिंडोरी, सबसे पहले नंबर पर आता है भाई बालाघाट, दूसरे नंबर पर आता है आपको पता है अलीराजपुर, और तीसरे नंबर पर आता है आपका मंडला, और चौथे नंबर पर आता है 1002 महिलाओं के साथ चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा डिंडोरी जिला। ठीक, अब एक और चीज और समझने वाली चीज है कि लिंगानुपात कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो ध्यान रखना लिंगानुपात मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाएं कितनी हैं, वही क्या कहलाता है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। ठीक, तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है 1002, मतलब पुरुषों की संख्या 1000 है और महिलाओं की संख्या है 1002, और इस प्रकार लिंगानुपात में इसका जिला, इसका जो क्रम है वो लगता है चौथा। तो ये होता है हमारा कंप्लीट डिंडोरी जिला। मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।